हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लद्दाख पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो रिसेंटली पेपर हुआ उसका हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी पेपर आया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर एक क्वेश्चन को मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास है, इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन। हमारे पास गिवन ऑप्शन है और हमें यह बताया गया है अगर ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं और उनके ऑर्डर सेम है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास मैट्रिक्स होती क्या है। नाउ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स सिंपली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किसमें, रो एंड कॉलम्स में। ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड इन कॉलम। यानी रो में कितने एलिमेंट्स हैं एंड कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू एडिशन। वो हमारे पास ये है, हम दो मैट्रिसेस को तब ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की फॉर्म में, ठीक है, या हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास दो रोज हैं एंड दो कॉलम्स है, ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के साथ ही ऐड हो सकती है। यानी अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास क्या है, एक सिंगल कॉलम है एंड 3 रोज हैं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं होगी। ठीक, ये भी आपने एक प्रॉपर्टी याद रखी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है अगर हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं, तो उस केस में हम जानते हैं जो हमारे पास एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होती है मैट्रिक्स में। यानी कि ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे या हम बी प्लस ए करेंगे, दोनों हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे अगर हमारे पास माइनस होता या मल्टीप्लीकेशन होता तो उस केस में ये हमारे पास ट्रू नहीं होता। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड प्राइमरली डैश डैश डेटा। नाउ जनरली हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं, हमने उन्हीं ऑप्शंस में से एक आंसर चूज करना है। वेयर एज जो हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं होता है, हम अपनी चॉइस से आंसर दे देते हैं। अब आते हैं हम ऑप्शंस के ऊपर। हमारे पास सी ऑप्शन है प्रेडिक्टिव डेटा। नाउ प्रेडिक्टिव डेटा क्या होता है, वो डेटा जो हमारे पास अवेलेबल हो और जिससे हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन ए हमारे पास है कंफर्मेटरी डेटा। नाउ कंफर्मेटरी डेटा, इसको हम समझेंगे कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस। नाउ कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस हम उस टाइम पे कंडक्ट करते हैं जब हमारे पास कोई थ्योरी हो और हमें उस थ्योरी का एक मॉडल है, फिर हम उस थ्योरी को चेक करना चाहते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं जब हम एविडेंस को इवेलुएट करना चाहते हो, उस टाइम पे हम
कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। यह भी इसका आंसर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वालिटेटिव डेटा। नाउ क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? यह हमारे पास एक ऐसा टाइप ऑफ डेटा है जिससे हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव डेटा हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहां पे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर एन एस और अ हर्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक स्टैंडर्ड डेक में, जिसमें हमारे पास 26 ब्लैक होते हैं और हमारे पास 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। ठीक, इन 26 में से जो हमारे पास ब्लैक है इनमें हमारे पास 13 क्लब्स, 13 स्पेड्स, और जो हमारे पास रेड है इनमें हमारे पास 13 हर्ट्स होते हैं एंड 13 डायमंड्स होते हैं। ठीक, ये हमारे पास हो गया जनरल। उसके बाद 4-4 वाले हमारे पास 4 एस होते हैं, जिनमें हमारे पास 2 ब्लैक में आते हैं एंड 2 हमारे पास रेड में आते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जैक होता है। जैक भी हमारे पास 2 होते हैं ब्लैक में एंड 2 हमारे पास होते हैं रेड में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वीन होती है 2 ब्लैक में एंड 2 रेड में, एंड इसी तरह से किंग हमारे पास होता है 2 ब्लैक में एंड 2 रेड में। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर एन एस और अ हर्ट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस आर, आर का मतलब यूनियन, हर्ट। ठीक है, ओके। हम जानते हैं P ऑफ A यूनियन H ये किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन H। ठीक, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस की क्या प्रोबेबिलिटी है? एस हमारे पास 4 है, 1 2 3 4 हमारे पास एस है। उसके बाद टोटल हमारे पास कितने हैं? 52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्स। नाउ हर्ट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो हमारे पास कितने हर्ट्स हैं? हमारे पास 13 हर्ट्स हैं। सो हमारे पास 13/52 माइनस, उसके बाद हमारे पास A इंटरसेक्शन H, इसका मतलब है एस और हर्ट में कॉमन कितने कार्ड्स हैं। अब देखो हमारे पास एस हैं, ठीक है, 4 एस हैं। इनमें से आप मुझे बताओ एस जो हर्ट में कितने हैं? देखो ये हमारे पास हर्ट वाली लाइन है और इसमें एक ही एस ऐसा है जो कि हर्ट है। ठीक है, ओके, इसका मतलब 1/52, बिकॉज हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट क्या है? पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, एस हमारे पास 4 पॉसिबल है, हमने लिखा 4/52। हर्ट हमारे पास 13 है, हमने लिखा 13/52 माइनस कॉमन ऐसा एस जो कि हर्ट भी है वो सिर्फ हमारे पास एक है। ठीक है, तो हमने लिखा 1/52। बस ये हमने समझना था, ये हमने समझ लिया। अब आसान है, 52 कॉमन निकालो, ऊपर से 4 प्लस 13 माइनस 1, तो यह हमारे पास बन गया 16/52। हेंस हम ये कह सकते हैं ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपके पास कार्ड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उनके बारे में आपने सोचना है कितने क्लब्स हैं, कितने स्पेड्स हैं, कितने हर्ट्स हैं, कितने डायमंड्स हैं, और सब के बारे में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following terms best describes data that were originally collected at an earlier time by a different person for a different purpose? क्वेश्चन कहता है
ऐसा डेटा जो कि किसी और ने कलेक्ट किया है और किसी और पर्पस के लिए। तो इसका मतलब जो हमारे पास रेडीमेड डेटा होता है वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास फ्रेश डेटा होता है जिसको हम कलेक्ट करेंगे वो हमारे पास हो गया प्राइमरी डेटा, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन एज। रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी को हम और क्या कहते हैं? देखो हमारे पास ए ऑप्शन है प्रायर प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिफोर न्यू डेटा इज कलेक्टेड। नए डाटा को कलेक्ट करने से पहले जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक। उसके बाद हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जब इकट्ठा हो रही है उसको हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने फाइंड अभी किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आर हर्ट, तो ये हमारे पास क्या है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। या प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन हर्ट, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। नाउ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसको हम रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी या अपडेटेड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। यह होती है ऑफ एन इवेंट अकरिंग आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन न्यू इंफॉर्मेशन। जब हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आती है तो तब हो गई हमारे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, और जब हमारे पास अभी नई इंफॉर्मेशन नहीं आती है उससे पहले की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स ऑन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। नाउ हमने सबसे पहले क्या करना है? 3 कॉइन हमने टॉस करनी है। जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। यानी हमारे पास सैंपल स्पेस में 8 सेट्स होंगे, यानी कि हम लिखेंगे S इज इक्वल टू, हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम आएंगे जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे। पहला हमारे पास हो सकता है हेड 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 आई, फिर हेड हेड टेल, ठीक। इसको हम इसी तरह बनाएंगे ताकि इजी हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पे टेल लिखो, फिर आप हेड टेल बीच में लाओ और हेड, ठीक। फिर आप टेल को पीछे लो, टेल हेड हेड, ठीक। अब हमारे पास हेड वाले खत्म हो गए। अब आओ आप टेल पे, देखो टेल टेल टेल, फिर टेल टेल, हेड आगे में, फिर बीच में लो, टेल हेड टेल, ठीक। फिर हेड को लास्ट पे लो, टेल टेल, ये बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8। ओके, नाउ अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, यानी 2 हेड्स और 2 से ज्यादा, 2 से कम हेड्स हमने नहीं लेने हैं। देखो ये हमारे पास 3 हेड्स है, यानी 2 या 2 से ज्यादा, 1 2 3 4, यहां पे हमारे पास कोई भी हेड नहीं है, ठीक है। यहां पे 1 है, यहां पे 1, यहां पे 1, यानी कि सिर्फ हमारे पास 4 हैं जिनमें एटलीस्ट 2 हेड्स हैं। तो हमारे पास बन गया 4 अपन टोटल हमारे पास कितने हैं? 8, ठीक। नाउ 4 1 4, 4 2 8, तो 1/2। इसको आप जब डिवाइड करोगे, देखो 2 0 0, ओके 1। अब देखो 1 जो है इससे छोटा है, इसका मतलब यहां पे लगेगा हमारे पास डेसिमल और यहां पे आएगा 0। यहां पे डेसिमल आता है, यहां पे 0 आता है। ओके, नाउ 2 5 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया? 0.5। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पे जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना वो इनवर्स के रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास है
द इनवर्स ऑफ द इनवर्स इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स इटसेल्फ। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करेंगे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगी। हम चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स, ठीक है। फिर हम इसका इनवर्स करेंगे, सिंपल, ये और ये कैंसल, तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ गई। यानी ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। सेकंड हमारे पास है द इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ऑलवेज नल। तो ये बिल्कुल गलत है। जब ये खत्म, ये ठीक है, तो ये गलत है, बिकॉज नल वो हो ही नहीं सकती है। जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। द इनवर्स ऑफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ये भी गलत हो गई। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सैंपलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। सैंपलिंग एरर को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? नाउ सैंपल क्या होता है? नाउ सैंपल एक स्मॉल पार्ट होता है किसी लार्ज पार्ट का, या स्मॉल क्वांटिटी किसी लार्ज क्वांटिटी की। जैसे हमारे पास एक विलेज में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, और हमने सैंपल उठाया 10 लोगों का, ठीक है। अब ये जो 10 लोग हैं ना, ये इन 1000 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने देखना होगा जो कोरोना वैक्सीन है वो कितना सक्सेसफुल होगा इन 1000 लोगों के ऊपर, तो यहां से जब हम सैंपल उठाएंगे 10 लोग, जब हम इन 10 लोगों के ऊपर लगाएंगे तो हमें इन 1000 लोगों का पता चलेगा। ये हमारे पास है सैंपल। अब देखो, एक सोचने वाली बात है, जब हम इन 10 लोगों को लगाएंगे, इससे हमें एग्जैक्ट पूरा पता नहीं चलेगा 1000 लोगों पे कैसा असर होगा। इसलिए जितना हम यहां पे साइज इंक्रीज करेंगे, जैसे 100 लोग हम लेंगे या 500 लेंगे, उतनी हमारे पास जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट की तरफ चलेगी, ठीक है। हेंस हमारे पास यहां पे जो ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे भी बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन गलत हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज ओनली वन सबसेट। नाउ सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, किसी भी सेट का एक सबसेट जरूर होता है, और वो होता है हमारे पास एम्प्टी सेट, या आप कहते हैं उसको फाई सेट। यहां पे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, यानी 2 और 2 से ज्यादा हमारे पास सबसेट है, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। उसके बाद यहां पे आएंगे, यहां पे हमारे पास एक एलिमेंट है और एक इसका सबसेट बनेगा हमारे पास फाई या एम्प्टी सेट, यानी यहां पे 2 और यहां पे भी हमारे पास कितने, 2 सबसेट्स बनेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास है ये डिनोट करता है एम्प्टी सेट, या हमारे पास होगा ऐसे फाई सेट, तब भी चलेगा। हेंस हमारे पास जो फाई सेट है ये एक ही सबसेट है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। कौन से साल को इंडिया में डेमोग्राफिक डिवाइड, या हम इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइड कहते हैं, वो कहते हैं 1921 को। अब ये क्वेश्चन आता है, 1921 को हम डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं बिकॉज 1921 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं करती थी, कभी कभार इंक्रीज हो जाती थी और कभी कभार डिक्रीज हो जाती थी। यहां पे मैंने एक डेटा लिया है आपको समझाने के लिए, 1901 से लेके 1911 तक इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई थी 5.9%, वेयर एज 1911 से लेके 1921 तक जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी वो थी 0.39%, यानी इंक्रीज भी हो जाती थी और डिक्रीज भी हो जाती थी। लेकिन 1921 के बाद जो पॉपुलेशन ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यहां पे आपको कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए 1921 को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड या ग्रेट डिवाइड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है? इसको हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स। नाउ मैटरनल डेथ्स क्या होता है?
डेथ्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जब वुमेन्स की डेथ होती है ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह से भी जब डेथ होती है उसको हम कहते हैं मैटरनल डेथ्स। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेशियो या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लिव बर्थ्स, यानी जो जिंदा बच्चे हैं एक साल में और कितनी औरतों की डेथ हुई है एक साल में, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स ड्यू टू प्रेगनेंसी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।